हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल जो हमारा ई कंटेंट का जो वीडियो था वो था पादपों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू सिस्टम, यानी पादपों के अंदर कितने तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। तो पादपों के अंदर कल हमने बताया था कि 3 तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। एक था, सबसे पहला था उसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या डर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो पहले वाला जो टिश्यू सिस्टम है, डर्मल टिश्यू सिस्टम है, उस डर्मल टिश्यू सिस्टम को की विस्तृत चर्चा हमने कल की थी और कल उसका वीडियो बना के अपलोड किया था। आज जो दूसरा वाला टिश्यू सिस्टम है जो पादपों के अंदर पाया जाता है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र। अब ये भरण ऊतक तंत्र क्या होता है, इसको समझने के लिए या तीनों टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए मैंने ये 2 डायग्राम बनाए हैं। एक है डाइकोट स्टेम का है ये, और ये है मोनोकोट स्टेम का। यहां पर ये जो संरचना है ये कहलाती है एपिडर्मिस। ये कहलाती है एपिडर्मिस और ये है हेयर। अगर वो स्टेम पर है तो स्टेम हेयर, रूट पर है तो रूट हेयर। स्टेम पर एक कोशिकीय है तो यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय है तो मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड है तो अनब्रांच्ड है तो अनब्रांच्ड। अगर उसके अंदर ग्लैंड्स हैं तो ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स नहीं है तो नॉन ग्लैंडुलर। तो इस तरह से एपिडर्मल सिस्टम की हमने विस्तृत चर्चा की। तो ये जो एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर है। इस सिंगल लेयर में पाए जाने वाली जो संरचनाएं थी उसका वीडियो हमने कल आपको अपलोड कर दिया था, समझा, एक्सप्लेन कर दिया था। अब दूसरा जो इस को कहा जाता है डर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा वाला जो टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती हैं? नंबर 1 हाइपोडर्मिस, नंबर 2 इस हाइपोडर्मिस को हम एक काल्पनिक लाइन से भी ये है कोर्टेक्स, और ये जो बाहर वाली लाइन है ये है एंडोडर्मिस। ठीक है। इसके बाद ये जो संरचना है इसको कहा जाता है पेरिसाइकल, इसको कहा जाता है मेडुलरी रेंज, और ये जो संरचना है ये जो केंद्रीय भाग में है इसको कहा जाता है पित्त। उसी तरह से मोनोकोट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस है, ये डर्मल टिश्यू सिस्टम में आएगा, ये हाइपोडर्मिस है, और यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ये जो आंखों वाले हैं ये है वैस्कुलर बंडल। यहां पर भी ये जो संरचनाएं हैं ये संरचना कहलाती है वैस्कुलर बंडल। ये संरचना क्या कहलाती है? वैस्कुलर बंडल। और इस वैस्कुलर बंडल का हम स्टडी करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पादपों के अंदर एपिडर्मिस से लेकर पित्त तक, अगर हम उसमें से वैस्कुलर बंडल हटा दें तो जो सारा का सारा क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इन वैस्कुलर बंडल को हम माइनस कर दें तो यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र कहलाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि अलग से कार्य करते हैं, इसलिए इसको वैस्कुलर बंडल सिस्टम या वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को अध्ययन करने के लिए 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। नंबर 1 या एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और बी इंट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
यानी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को। वह भाग जो कि पेरिसाइकिल, लोअर प्लांट्स में टेरिडोफाइटा में आपने पढ़ा है कि स्टील, स्टील शब्द है ना, रम रम इस तरह का एक चीज काम में आता है, स्टील शब्द काम में लिया जाता है। उस स्टील के अंदर क्या होता है, अंदर केंद्रीय भाग में संवहन टिश्यू होते हैं और उसके बाहर की तरफ एक पेरिसाइकिल होती है। तो पेरिसाइकिल मेडुलरी रेंज और पित्त, यानी पेरिसाइकिल से अंदर वाला ग्राउंड टिश्यू वाला भाग है वो इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर कहलाता है, और उससे बाहर वाला एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच वाला जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर जिसमें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आती हैं, ये वाला भाग कहलाता है एक्स्ट्रा स्टीलर या स्टील से बाहर वाला ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक तंत्र। आज मोनोकोट की अगर हम बात करें तो मोनोकोट के अंदर इस तरह का क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कुछ जैसे मक्का के तने के अंदर आप देखेंगे तो मक्का के तने के अंदर एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस होती है ना, कुछ भाग में होती है, कुछ में हाइपोडर्मिस भी नहीं होती है, और एपिडर्मिस से केंद्र तक पूरा का पूरा क्षेत्र एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, यानी एक जैसा ग्राउंड टिश्यू होता है जिसके अंदर संवहन ऊतक बिखरे हुए, स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर इस तरह का टिश्यू डिफरेंशिएशन मिलता है। अगर आप यंग विदाउट सेकेंडरी ग्रोथ किए हुए पादप के डाइकोट तने को सेक्शन काटेंगे तो ये आपको क्षेत्र इस तरह के टिश्यू सिस्टम दिखाई देगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दिखाई देगा। वन बाय वन लेते हैं। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस क्या होती है? हाइपोडर्मिस की अब आप लोकेशन देख रहे हैं कि एपिडर्मिस से ठीक नीचे, एपिडर्मिस से ठीक नीचे वाला जो जोन है वो कहलाता है हाइपोडर्मिस, जो कि बहुपर्ती होती है। बहुपर्ती से मतलब एक से अधिक लेयर, जैसे एक कोशिकाओं की ये लेयर हो गया, एक ये एक लेयर, एक लेयर, है ना। तो ये कई लेयर से होती है, कई 3 से 5, और कुछ पादपों के अंदर तो ये 15 से भी ज्यादा लेयर होती है। कोशिकाओं की यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी परतें पाई जाती है। पादपों के अंदर हाइपोडर्मिस जो होती है ये सामान्य रूप से कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा की बनी हुई होती है, यानी या तो स्थूल कोण ऊतक की बनी हुई होती है या दृढ़ ऊतक की बनी हुई होती है। और कुछ पादप जैसे कि जीरोफाइट्स, मरूदभिद पादप, उन मरूदभिद पादपों के अंदर जिनके अंदर रिज और फरो यानी उभार एवं गर्त पाए, जैसे एफिड्रा है आपका, है ना, उनके अंदर क्या होता है कि रिज और फैरो के अंदर जो फैरो वाला बैनी यानी जो खांच वाला भाग है, उस खांच वाले भाग के नीचे हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, और कभी कभी तो पूरी लेयर ही मृदु ऊतक की बनी हुई होती है। और इस मृदु ऊतक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए, यानी ये हाइपोडर्मिस है, यह हाइपोडर्मिस सामान्य रूप से स्क्लेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा की बनी हुई, लेकिन कुछ केसेस में ये पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है। और पैरेन्काइमा वाली जो हाइपोडर्मिस होती है उसमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं। और मैं जो बात कर रहा था फैरो और रिज जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि जो तना होता है वो फैरो और रिज उभार एवं गर्त वाला होता है। अगर आप उसको इस तरह से करेंगे तो रबिंग करेंगे तो वो उसके अंदर उभार एवं गर्त महसूस हो जाते हैं। तो उसके उभार वाले भाग हैं वहाँ पर हाइपोडर्मिस की बहुत अधिक मोटाई होती है और थिकनेस अधिक में पाई जाती है। तो हाइपोडर्मिस का दो कार्य हो गए यहाँ पर। एक प्रोटेक्शन तो है ही, प्रोटेक्शन तो बाहर वाले टिश्यू है क्योंकि इंपॉर्टेंट है संवहन ऊतक, संवहन ऊतक की प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे यहाँ तक के टिश्यू है, ये प्रोटेक्शन का कार्य तो सारे ही करेंगे। दूसरा एक जो ये तो कॉमन कार्य है, इसके अलावा जो फंक्शन है हाइपोडर्मिस के वो क्या फंक्शन होंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये कोलन कायमा की बनी हुई है, ये स्क्लेरन कायमा की बनी हुई है, इसलिए इसका मतलब है कि ये पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। कौन? हाइपोडर्मिस। ठीक है। और एक दूसरी चर्चा करी मैंने कि हाइपोडर्मिस कुछ पादपों में पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल होती है, तो वहां पर ये हाइपोडर्मिस प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन निर्माण का कार्य भी करती है। हाइपोडर्मिस की लेयर
जो एक्स्ट्रा सिस्टम का है वो दूसरा भाग है कोर्टेक्स, जिसको हिंदी में आप कहते हैं वल्कुट। और यह वल्कुट कभी कभी पादपों के अंदर इस तरह का हाइपोडर्मिस, जैसे कि रूट्स के अंदर हम देखेंगे तो रूट्स के अंदर इस तरह का साधारणतः डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि हाइपोडर्मिस अलग हो और वल्कुट अलग हो। वहाँ एक ही पूरा क्षेत्र होता है जिसको कोर्टेक्स कहा जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो एक जैसा होता है और पूरे क्षेत्र को ही कोर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन तने के अंदर सामान्य रूप से इस तरह का डिफरेंशिएशन पाया जाता है और डाइकोट तने में इस तरह का होता है कि हाइपोडर्मिस की मल्टीलेयर अलग होती है, उसके ठीक नीचे कोर्टेक्स होता है, चाहे यहाँ से यहाँ तक का हो चाहे यहाँ से यहाँ तक का हो। अगर तना है तो ये वाला भाग कोर्टेक्स कहलाएगा, अगर रूट है तो यहाँ से यहाँ तक का वाला भाग कोर्टेक्स कहलाएगा। कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो सामान्य रूप से पैरेन्काइमेटस होती है, यानी अधिकांश के अंदर ये मृदु ऊतक बना हुआ होता है और मृदु ऊतक की मल्टीलेयर्स होती है। यहाँ से यहाँ कोशिकाओं की कई सारी परत होती है। मृदु ऊतक कोशिकाओं की कई सारी परत होती हैं, उनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं हो सकते, छोटे आकार के हो सकते हैं, बड़े आकार के हो सकते हैं। पैरेन्काइमा की है, इसका मतलब पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। और पैरेन्काइमा का एक प्रमुख कार्य है, या वल्कुट का यहाँ पर एक प्रमुख कार्य क्या है कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं यहाँ पर क्या करती हैं, स्टोरेज का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, संग्रहण का कार्य करती हैं, चाहे जड़ हो चाहे तना हो। यहाँ पर पादप के अंदर जो भी खाद्य पदार्थों का संचय होना है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो के रूप में हो, चाहे स्टार्च के रूप में हो, चाहे लिपिड के रूप में ऑयल लिपिड हो, चाहे एल्केलॉइड्स जिसमें आपका टेनिन है, रेजिन है, गम है, म्यूसिलेज है, ये सारे के सारे रासायनिक पदार्थ किसी ने कभी हर पादप में अलग अलग रूप में यहाँ पर संचित रहते हैं, इसके अंदर वल्कुट की कोशिकाओं के रूप में। तो वल्कुट का या कोर्टेक्स का एक कार्य होगा स्टोरेज, जो भोजन के रूप में भी हो सकता है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में भी हो सकता है, रेजिन गम के रूप में हो सकता है, टेनिन के रूप में हो सकता है। अलग अलग पादपों में अलग अलग रासायनिक पदार्थ टर्पिन के रूप में होता है, बहुत सारे पदार्थ हैं इस तरह के रेजिन। ठीक है, दूसरा जो कोर्टेक्स का काम है, अगर आप जलोदविद पादपों की आंतरिक संरचना देखें तो वहां पर ये जो कोर्टेक्स है ये मृदुत्कीय तो होता है, लेकिन इस कोर्टेक्स के अंदर यानी वहां पर जलोदविद पादपों के अंदर यह कोर्टेक्स के बीच की कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत बड़े आकार के होते हैं। बड़े बड़े आकार के अवकाश अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं, जिनको आप एयर चैम्बर्स भी कह सकते हैं। और इस एयर चैम्बर्स के कारण पादप के अंदर वायु तक, जिसको हवा भरी रही होती है और पादप को वो जल में उत्प्लावकता प्रदान करता है। कौन, पैरेन्काइमा। किनके अंदर, जलोदविद पादपों के अंदर ये मृदुतकीय होता है, बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश विद एयर चैम्बर होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है और ये पादप को उत्प्लावकता यानी डूबने से बचाने का कार्य करते हैं। तो कोर्टेक्स का दो कार्य हो गए, एक संग्रहण और एक वायु ऊतक के रूप में उत्प्लावकता। जलीय पौधों में इस तरह का काम ये करता है वल्कुट। तीसरा जो कार्य है वह तीसरी जो एक्स्ट्रासेल्युलर है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं वो मृदु ऊतकीय होती हैं। यह पादपों के अंदर सामान्य रूप से सिंगल लेयर होती है, कभी कभी ये मल्टी लेयर होती है, अधिकांश केसेस में ये सिंगल लेयर होती है। लेकिन देखिए कल हमने एपिडर्मिस बनाई थी, एपिडर्मिस और इसकी सिंगल लेयर में फर्क है। उसकी कोशिकाएं कैसी थी, उसकी कोशिकाएं रेक्टेंगुलर थी, यहां कोशिकाएं कैसी हैं, ढोलक जैसे। ढोलक जैसे, ये ढोलक है, बीच में से उभरी हुई और किनारों की तरफ इस तरह की कोशिकाएं। ये कोशिकाएं हैं एंडोडर्मिस की कोशिकाएं। ये किसकी कोशिकाएं हैं, एंडोडर्मिस की कोशिकाएं। ठीक है, ये सिंगल पादपों में अधिकांश केस में सिंगल लेयर होती है, लेकिन कभी कभी ये मल्टी लेयर होती है। पैरेन्काइमा की नेचर की होती है, मृदुति के स्वभाव की होती है। एंडोडर्मिस की क्या विशेषता होती है, पादपों के अंदर एंडोडर्मिस की कोशिकाएं अगर ये, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद तो ये एंडोडर्मिस
डिसइंटीग्रेट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन यंग की बात करें तो वहाँ एंडोडर्मिस हमें क्लियर दिखाई देती है। एंडोडर्मिस की जो भित्ति होती है, उस भित्ति की जो वाल है, उस वाल के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? दो रासायनिक पदार्थ लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिससे इसकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? पानी के प्रति अवरुद्ध हो जाती हैं। इस तरह से डिपोजिशन हो जाता है और इस डिपोजिशन को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यानी कैस्पेरियन नाम के वैज्ञानिक ने खोजी थी ये स्ट्रिप, उसी के नाम पर इनका नाम रख दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये किसकी बनी हुई थी? लिग्निन और सुबेरिन की हैं और पानी के प्रति अवरोधक का काम करती हैं। तो ये पानी के प्रति अवरोधक होने के कारण ये एंडोडर्मिस की कोशिकाएं क्या है? प्रेशर क्रिएट करती हैं पादप के तने के अंदर, जो अल्टीमेटली कहा जाता है रूट प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जड़ों के अंदर क्या है? इस तरह की कोशिकाएं तो होती हैं। इसके अलावा जड़ों के अंदर क्या होता है? रूट्स के अंदर क्या होता है? रूट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप रूट्स की संरचना देखें तो ये मान लीजिए पेरिस उल्टे होते हैं वहां पर, यानी एग्जार्च कंडीशन होती है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रूट के अंदर, यहाँ प्रोटोजाइलम अंदर, ये बाद में वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। ये प्रोटोजाइलम है। इस प्रोटोजाइलम के सामने ये तो पेरिसाइकल है और पेरिसाइकल के बाहर ये क्या है? एंडोडर्मिस है। ये प्रोटोजाइलम है। इस प्रोटोजाइलम के सामने वाली जो एंडोडर्मिस की कोशिका है, उस कोशिका के ऊपर कैस्पेरियन की स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं और उस सिंगल कोशिका को कहा जाता है पैसेज सेल। बाकी पूरी की पूरी कोशिकाएं किसमें होती है? जैसे ये है तो यहाँ होगी एक पैसेज सेल, यहाँ होगी एक पैसेज सेल। तो ये जहां जहां प्रोटोजाइलम होगा उस प्रोटोजाइलम के सामने वाली कोशिका पतली भित्ति वाली होगी, जिसको कहा जाएगा पैसेज सेल कहा जाएगा। और ये एंडोडर्मिस प्रोटेक्शन का कार्य तो सभी में आएगा, वो कॉमन बात हो गई। लेकिन ये एक तो प्रेशर क्रिएट करती है और दूसरा जड़ों की या रूट्स के हेयर द्वारा जो पानी अवशोषित किया जाता है उसको संवहन मंडल तक पहुंचने में मदद करती है, पैसेज प्रदान करती है। नेक्स्ट, इंट्रास्टीलियर सिस्टम। इंट्रास्टीलियर सिस्टम यानी जो स्टील के अंदर वाला भाग है वह भाग कहलाता है इंट्रास्टीलियर सिस्टम, जिसके अंदर पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज और पिच आता है। तो ये एंडोडर्मिस के ठीक नीचे वाली जो परत है ये कहलाती है पेरिसाइकल। सामान्य अवस्था में यानी अधिकांश पादपों में ये मृदुत्व के स्वभाव की होती है और एक परत ये होती है पतली कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन जीरोफाइट्स प्लांट जैसे कैपेरिस है, स्पाइलेक्स है, एरिस्टोलोकिया है, उन पादपों के अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस पैरेन्काइमा के अलावा, इस पैरेन्काइमेटल सेल्स के अलावा बीच बीच में क्या है? स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतकीय तंतु, फाइबर्स या स्टोन सेल्स के पैचेज पाए जाते हैं। किसके अंदर? पेरिसाइकल के अंदर। यानी पेरिसाइकल सामान्य रूप से पतली भित्ति वाली है, एक परत मृदुत्व के स्वभाव की है और जीवित कोशिकाएं हैं। लेकिन जो दृढ़ ऊतक, जो जीरोफाइट प्लांट हैं, मरुद्भिद पादप हैं, उन मरुद्भिद पादपों के अंदर ये देखा गया है कि ये पेरिसाइकल मल्टीलेयर्ड होती है और पैरेन्काइमा की कोशिकाओं की जो लेयर्ड हैं उनके बीच बीच में कुछ कुछ स्थानों पर कभी कभी तो पूरी की पूरी लेयर पेरिसाइकल किसकी बनी जाती है? स्क्लेरेन्काइमा की बदल जाती है, स्क्लेरेन्काइमा हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके बीच बीच में क्या हो जाता है? स्क्लेरेन्काइमा बन जाता है। इसके बीच बीच में क्या है? स्क्लेरेन्काइमा बन जाता है। तो इस तरह के स्क्लेरेन्काइमा या स्टोन सेल के पैचेज बन जाते हैं। पेरिसाइकल क्या करता है? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा बन गए तो ये यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करता है, अंदर वाले टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। साथ में क्या काम करता है? पेरिसाइकल
की कोशिकाएं कभी कभी सेकेंडरी ग्रोथ के समय फेलोजन में रूपांतरित हो जाती हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ के समय कोर्टेक्स की कोशिकाएं किसमें, एक कार्य और आ गया, फेलोजन में रूपांतरित हो, यानी कोर्टेक्स की जो जीवित कोशिकाएं हैं जब डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये फेलोजन में रूपांतरित हो जाता है कोर्टेक्स। तो पेरिसाइकल भी फेलोजन में रूपांतरित होकर सेकेंडरी ग्रोथ में भाग लेता है। नेक्स्ट है इसका, वो है मेडुलरी रेज। ये जो वाला क्षेत्र है, ये यहां से वेस्कुलर बंडल के बीच में वाला ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग है, ये भाग कहलाता है मेडुलरी रेज। यानी इस भाग को हम कहेंगे, जिसमें मैं कलर भर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है मेडुलन। दो संवहन ऊतकों के बीच का वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज क्या है, पैरेन्काइमल से होती है, लिविंग्स होती हैं, मृदुतिके स्वभाव की होती हैं, स्टोरेज का कार्य करती हैं, और ये क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। यानी पादपों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल से जो लेटरल साइड के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेडुलरी रेज करती हैं, और इनका निर्माण रे इनिशियल से होता है। इसके बाद जो अंतिम है इसके अंदर है वो है पित्त। पित्त अधिकांश पादपों के अंदर पित्त है वो मृदुतिके होता है। पित्त ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है पित्त। इस पित्त की कोशिकाएं सामान्य रूप से क्या करती हैं, संग्रहण का कार्य करती हैं, यानी जो भी पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ चाहे फूड मटेरियल है उसको स्टोरेज करती हैं, मृदुतिके स्वभाव की होती है। लेकिन कुछ जीरोफाइट्स प्लांट्स के अंदर यह पित्त भी स्क्लन कायमा का बना हुआ होता है और पादप को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। और अगर आप मोनोकोट के अंदर देखिए तो यहाँ मेडुलरी रेज है, पित्त है, पूरा का पूरा क्षेत्र किसका बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो टिश्यू है ये किसका बना हुआ है, मृदुतिके बना हुआ होता है, जिसको कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक वाले क्षेत्र को, पूरे के पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये आपका पूरा हो गया। कल हम लेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कल पढ़ाएं।